स्टूडेंट्स आज शुरू कर रहे हैं टाइम सीरीज़। इंडेक्स नंबर के साथ है ये चैप्टर और एग्ज़ाम में 2 to 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन इस चैप्टर में नहीं करनी है। चैप्टर के एंड में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाने हैं। उसी में से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर बहुत सिंपल है, टाइम सीरीज़। और टाइम सीरीज़ हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स के बिगनिंग में, जब फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा। डेटा का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो 4 तरीके से करते हैं। उनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजिकल डेटा, क्रोनोलॉजिकल डेटा या टेम्परल डेटा। दूसरा था ज्योग्राफिकल डेटा को हम अरेंज कर सकते हैं ज्योग्राफिकली। तीसरा था क्वांटिटेटिव, चौथा क्वालिटेटिव। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो वहीं पर ही हमने जब देख लिया था कि टाइम सीरीज़ डेटा किसे कहते हैं। इस तरह का डेटा होता है, कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल ले लीजिए आप, सेल ले लीजिए, प्रोडक्शन या पॉपुलेशन का डेटा भी ले सकते हो, बर्थ रेट, डेथ रेट भी ले सकते हो, इन्फ्लेशन, प्राइसेस, कोई सी भी डेटा आप ले लीजिए इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल को जब हम टाइम के हिसाब से देखते हैं तो ये वेरिएबल चेंज होता है। तो डेटा में जो चेंजेस आ रहे हैं विद टाइम, ये डेटा कहलाता है टाइम सीरीज डेटा। तो सबसे पहले टाइम सीरीज डेटा की डेफिनेशन लिख लेते हैं। टाइम सीरीज डेटा को लिख लीजिए। टाइम सीरीज डेटा हो गया, डेटा इज अरेंज्ड, डेटा इज अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब आपने डेटा को समय के अनुसार जचाया है। देखो, इंक्रीजिंग टाइम, टाइम इन ईयर्स एंड वेरिएबल का वैल्यूज़। तो ये हो गया टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा का इस टेबल का अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो ये प्रेजेंटेशन भी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जब हमने लाइन डायग्राम पढ़ा था। लाइन डायग्राम हमने क्या देखा था कि टाइम सीरीज डेटा को प्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। और लाइन डायग्राम का एक और नाम है, फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे तो हिस्टोरियाग्राम। हिस्टोरियाग्राम तो अभी जो बना हुआ है ये लाइन डायग्राम है। हमने इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा है और इसको आप हिस्टोरियाग्राम बोलते हो। हिस्टोरियाग्राम का मतलब हो गया हिस्ट्री प्लस डायग्राम। हिस्ट्री बनती है टाइम से, टाइम लाइन है आपके पास, और डायग्राम। तो ये हिस्टोरियाग्राम। हिस्टोग्राम नहीं, हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। आपको ऑप्शन में दोनों वर्ड मिलेंगे, हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरियाग्राम। टाइम सीरीज डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, टाइम सीरीज डेटा को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ यूज़ होता है? तो आपका आंसर होगा हिस्टोरियाग्राम। और इस तरह से आपने यहाँ पर जो टेबुलर प्रेजेंटेशन था उसको डायग्रामेटिक कन्वर्ट कर दिया। जो 2 आपके रोज थी, ईयर एंड सेल्स, तो ईयर आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया, सेल्स वाई एक्सिस पे ले लिया। अब सक्सेसिव जो पॉइंट्स आ रहे हैं 2000, 2001, 2002, इन पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। अब आप देखेंगे तो इन स्ट्रेट लाइन को साथ साथ देखिए, यहाँ से यहाँ तक डेटा इंक्रीज़ हुआ। देन एक साल, इस एक साल के पीरियड में डिक्रीज़ हुई सेल। देखिए, एक साल डिक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़, फिर डिक्रीज़, 1 2 3 4 5। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंक्रीज़ ही आ रहा है, सम ईयर्स में थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ है, फ्लक्चुएशन है। अब टाइम सीरीज़ एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये जो डेटा में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल है उसमें जो बदलाव आता है विद टाइम, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाते टाइम ये कोशिश होनी चाहिए कि जितने पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हो, मोर और लेस उतने ही पॉइंट्स इस लाइन के नीचे हों, ऑलमोस्ट इक्वल। और ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो। ट्रेंड लाइन सब्जेक्टिव भी हो सकती है और मैथमेटिकली भी कैलकुलेट हो सकती है। अगर हम सिंपली बात करें सबसे पहले मेथड की, तो आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो इस तरह से।
ये ट्रेंड लाइन आ गई अपने। लीनियर रिलेशनशिप हमारे कोर्स में है तो आपने देखा ट्रेंड लाइन भी लीनियर है, ये ट्रेंड लाइन हो गई। ट्रेंड लाइन क्या काम आती है? ट्रेंड लाइन काम आती है फोरकास्टिंग के या प्रिडिक्शन के। लेकिन अगर आपने सिंपली अपने मन से इन लाइन बनाई है, यानी सब्जेक्टिव है, डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट स्लोप की लाइन बना सकते हैं, तो सब्जेक्टिव लाइन जो होती है उससे कभी फोरकास्टिंग नहीं होती, मैथमेटिकल मॉडल से फोरकास्टिंग होती है। तो यहाँ पर हम टाइम सीरीज एनालिसिस में, आप देख लो अपने पास कोई डेटा है, उस डेटा का ग्राफ बना सकते हैं और मैथमेटिकल मॉडल भी है, और हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक वेरिएबल में बदलाव या चेंज किन कारणों से आ रहा है, हम वो भी समझेंगे। देयर आर 4 कंपोनेंट्स। टाइम सीरीज को जब हम डीकम्पोज करते हैं एनालिसिस के लिए, उसको क्लासीफाई करते हैं, ये चेंजेस कुछ फोर्सेस के कारण आते हैं और वो फोर्सेस हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन 4 कैटेगरीज। वो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एक तरह से क्लासिफिकेशन है, डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन या कहें तो क्लासिफिकेशन। डीकम्पोजिशन या क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज the different factors behind the change, those causes which generates the fluctuation and variations। तो टाइम सीरीज में आ रहे फ्लक्चुएशंस के 4 कारण होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? याद रखिएगा 4 कंपोनेंट्स। वो आपसे पूछेगा तो आंसर है 4 कंपोनेंट्स। टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट वो अपने लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म मूवमेंट या सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर क्यों बोलते हैं? इसमें एक तरह से अनबायस्ड है ये सेक्युलर, अनबायस्ड, किसी पर्टिकुलर रीज़न को शामिल नहीं किया, एक जनरल टेंडेंसी, सेक्युलर को बोलूँ मैं, एक जनरल टेंडेंसी है, जनरल। सेक्युलर की जगह कई लोग सिंपल ट्रेंड भी बोलते हैं, सिंपल ट्रेंड। अब मेरी बात समझना, केवल ट्रेंड बोला जाता है ना जब कभी भी, केवल ट्रेंड, उसका मतलब भी लॉन्ग टर्म है। टाइम सीरीज हम स्टडी करते हैं कोई 8 to 10 ईयर्स में आ रहे चेंजेस को समझने के लिए। 1 या 2 साल में आ रहे चेंजेस को समझकर फोरकास्टिंग नहीं होती है। कभी भी हम फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन करते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ डेटा होनी चाहिए, जो काफ़ी सारा डेटा होना चाहिए ताकि हमारी फोरकास्टिंग अच्छी हो। मोर द पॉइंट्स वी हैव, मोर द टाइम सीरीज पॉइंट्स वी हैव, बेटर द फोरकास्टिंग। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही सबसे पॉपुलर है, ये कहलाता है सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड क्यों होता है? सेक्युलर ट्रेंड आर ड्यू टू द फोर्सेस, दोज फोर्सेस which are present in the business environment causes long term change कौन प्रोड्यूस करते हैं? या तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो सकती है। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ वो 1 या 2 साल में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसके चेंजेस आते हैं एक लॉन्ग टर्म के अंदर, आपको दिखाई देंगे वो बदलाव। जैसे हमने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी बर्थ रेट बहुत हाई थी एंड डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज की डेट में बर्थ रेट को हमने कंट्रोल किया, बर्थ रेट कम है, एंड बिकॉज ऑफ द साइंस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट डेथ रेट ऑल्सो रिड्यूसेस। तो अगर हम आज के इकोनॉमिक सिनारियो की बात करें तो बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। तो ये चेंज कोई 1 या 2 साल में नहीं आया है, एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से आया। तो यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लिखी है। इसी तरह से कोई बिज़नेस पॉलिसी होती है, कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी कोई शॉर्ट टर्म नहीं होती, पॉलिसी वर्ड उनके लिए लॉन्ग टर्म होता है। तो मैंने यहाँ पे बिज़नेस पॉलिसी भी लिखा है, बिज़नेस
पॉलिसी भी लिखा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी लिखा है। आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी लिख सकते हो, सोशल फिनोमिना भी बोल सकते हो। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सोशल फिनोमिना, सोसाइटी में कोई बदलाव आया हो जो लॉन्ग टर्म में आया। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड दो तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको दो तरह के मिलेंगे। पहला आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड मिल सकता है, इस तरह से इंक्रीजिंग ट्रेंड, और दूसरा आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड मिल सकता है। एक हो गया इंक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीजिंग टेंडेंसी, और एक हो गया डिक्रीजिंग टेंडेंसी। Some of the economic variables exhibit increasing tendency like prices, sale, production, profits किसी कंपनी के, इनकम ऑफ इंडिविजुअल, तो ये इंक्रीजिंग टेंडेंसी दिखाते हैं। एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पॉपुलेशन। आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो थ्योरेटिकल होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिक्रीजिंग टेंडेंसी में आप बोल सकते हो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, किसी कंपनी की शेयर प्राइसेस भी हो सकती है डिक्रीजिंग ट्रेंड में, लॉन्ग टर्म में। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको बताए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड का दूसरा नाम क्या है, कौन से ऐसे फोर्सेस हैं या क्या कारण हैं लॉन्ग टर्म चेंज आने के, ये इंक्रीज़ आने के या डिक्रीज़ आने के। लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकालने के लिए आपके पास एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स का डेटा होना चाहिए, तभी हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट हम ले लेते हैं सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन देख लो, सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस के रीज़न क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो सीजनल वेरिएशन में आप ये लिखोगे कि ऐसे ट्रेंड जो विद इन ए ईयर हमें नोटिस हो जाते हैं, विद इन ए ईयर, शॉर्ट टाइम। एक होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड, एक होते हैं शॉर्ट टर्म। अगर ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ तो ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब ये है विद इन ए ईयर, विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर आ रहे बदलाव। होता रेगुलर ही है, ये भी रेगुलर होता है और इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है सेल या डिमांड, लेकिन हर साल सेम रिपीट होना चाहिए। सीजनल वेरिएशन के लिए सेम पैटर्न, सेम पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा आपको डिमांड में, रेगुलर पैटर्न रिपीट्स एवरी ईयर, एवरी ईयर। एक तो ये चीज़ ध्यान रखें, ऐसे चेंज जो विद इन ईयर नोटिस हो जाते हो, इसका टाइम स्पान एक साल के अंदर ही होता है, एक साल से बड़ा नहीं होता ये। और ये एक रेगुलर पैटर्न है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, रिपीट्स एवरी ईयर। यहाँ पे इंक्रीज भी है एंड डिक्रीज भी है, एंड एवरी ईयर रिपीट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप सीजनल में वेदर सीजन ले सकते हो, समर विंटर, ये कॉमन एग्जाम्पल है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, आइसक्रीम की बात करें, तो समर्स में सेल इंक्रीज हो जाती है एंड विंटर में डिक्रीज हो जाती है। आप इस तरह के एग्जाम्पल देखिए, और एवरी ईयर ऐसा देखने में आता है यही पैटर्न। इसी तरह से आप एयर कंडीशनर्स भी ले सकते हो, समर्स के अंदर, विंटर्स में सेल डिक्रीज, मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो ये सीजनल वेरिएशन में पहला आपने वेदर कंडीशन लिया। दूसरा आप कस्टम्स ले सकते हो, ट्रेडिशंस ले सकते हो, फेस्टिवल्स ले सकते हो। सीजनल वेरिएशन कहने का अर्थ यानी वो कारण भी हैं जो हमारे कस्टम्स हैं, सोशल फोर्सेस, सोशल फैक्टर्स बोल दीजिए। फेस्टिवल्स लाइक दिवाली सीजन में सेल बढ़ जाती है, क्रिसमस सीजन में सेल बढ़ जाती है, इंडिया के अंदर दिवाली सीजन में, यूरोप के अंदर क्रिसमस सीजन में। तो ये आप देख सकते हो। नवरात्रि के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर, जो रेस्टोरेंट या इटरीज है, उसकी जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, लोग उपवास पे रहते हैं, फास्ट, तो रेस्टोरेंट का
सेल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के एग्जांपल बताए जो कस्टम्स, ट्रेडिशन या फेस्टिवल्स की वजह से हो सकते हैं। ये लोगों की हैबिट की वजह से भी हो सकते हैं, जहाँ की जो भी आपका पॉपुलेशन है उसका कैरेक्टर होता है, उनकी बाइंग हैबिट होती है, तो वो भी सीजनल वेरिएशंस में आ सकते हैं। सीजनल वेरिएशन के मैंने आपको रीज़न बताए। इट मे बी द वेदर मीन्स समर और विंटर। कुछ चीज़ों की सेल समर में बढ़ जाती है, कुछ की कम भी हो जाती है। विंटर में भी ऐसा ही है। उसके अलावा फेस्टिवल सीजन्स भी हो सकते हैं अलग अलग कंट्री में। इन इंडिया दिवाली, नवरात्रि सेल बहुत बढ़ जाती है, मतलब कुछ प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है, और क्रिसमस इन यूरोप। तो ये सीजनल वेरिएशन है। तीसरा कंपोनेंट ले लेते हैं, साइक्लिक वेरिएशंस। नाम सबके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई लॉन्ग टर्म वेरिएशन है, कोई शॉर्ट टर्म या सीजनल वेरिएशन है, ये साइक्लिक वेरिएशन है। होता सीजनल टाइप ही है, रेगुलर पैटर्न, और इंक्रीज और डिक्रीज दोनों देखने में आते हैं। जनरल में या तो इंक्रीज या डिक्रीज, दिस और वर्ड लगाया मैंने, और सीजनल में इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों ही देखने में आते हैं। साइक्लिक के अंदर भी इंक्रीज एंड डिक्रीज। और अब साइकिल का मतलब समझिए। साइकिल का मतलब हो गया पीरियोडिक। नाम से आपको सब समझ में आ जाएगा, पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज। एंड ये जो पीरियड है इसका लाइफ स्पान, रिकरेंस, जिसके बाद में वापस रिपीट होएगा, वो 7 to 9 ईयर्स। ये एक जनरल रूल है, 6 ईयर्स भी हो सकता है। ये आपको चेंज देखने में आएगा 7 to 9 ईयर्स। तो इन दोनों में अगर क्वेश्चन में डिफरेंस देखोगे तो ऐसा रेगुलर पैटर्न इंक्रीज और डिक्रीज जो विद इन ए ईयर नोटिस हो जाता है वो सीजनल है, और जो मोर देन 3-4 ईयर्स के बाद में साइकिल रिपीट होता है वो साइक्लिक। तो इस तरह का आपको नजर आएगा। बिजनेस साइकिल्स बोल सकते हो आप के चैप्टर है तो बिजनेस साइकिल्स। हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। दिस फेज इज ग्रोथ एंड दिस इज the boom scenario when the demand is maximum. Then comes recession, demand goes on decreasing, and then comes depression, and there comes the recovery, वापस से डिमांड। तो आप साइक्लिक वेरिएशन में जो फोर्सेस या जो फैक्टर्स की बात करें तो अलग अलग 4 फेजेस हमने लिखे, 4 पार्ट्स मेनली, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। ये वर्ड्स आप देखने को आएंगे। और साइक्लिक वेरिएशन का रीज़न भी बता दिया मैंने कि हर बिजनेस में एक साइकिल होता है, और उस साइकिल के बाद में वापस से सेम चीज़ रिपीट होती है। एक टाइम पीरियड बाद, इतने टाइम के बाद में वापस से ये सेम चीज़ रिपीट होएगी। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक वेरिएशन। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं इर्रेगुलर मूवमेंट्स। इर्रेगुलर नाम से क्लियर है, इर्रेगुलर, या एक और वर्ड यूज कर सकते हो, रैंडम वेरिएशन। ये वेरिएशन रैंडम मतलब कभी भी, कोई भी टाइम हो सकते हैं। इर्रेगुलर मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है इसका, कभी भी ये जनरेट हो सकती है। और रीज़न एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है, फ्लड हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, फेमिन हो सकता है, सूखा पड़ गया हो, या फिर वार सिनेरियो हो सकती है, वॉर्स बिटवीन 2 कंट्रीज़, और उसके अलावा पॉलिटिकल फॉल आउट भी हो सकता है। फायर लगना किसी कंपनी में, मतलब कोई हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इर्रेगुलर वेरिएशंस कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। जब हम टाइम सीरीज़ को स्मूथ करते हैं तो टाइम सीरीज़ को स्मूथ करने का मतलब है सारे कंपोनेंट्स को हटाने के बाद जो फाइनल कंपोनेंट रह जाता है वो इर्रेगुलर होता है। कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, साइक्लोन,
फ्लड, फेमिन, वॉर, फायर इन a company, etc. These are the examples of irregular variations or fluctuations. अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज को एनालाइज करने का या उसके चारों कंपोनेंट को डीकम्पोज करने के लिए, समझने के लिए दो मॉडल फेमस है। दोनों मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। मॉडल का मतलब यहाँ पर समझने के लिए है फॉर डीकम्पोजिशन, that is to understand. There are two models and one model is additive model and one model is multiplicative model. One model is additive model and one model is multiplicative model. एडिटिव मॉडल कब यूज़ करते हैं? प्लस और इनटू बहुत फेमस लॉजिक है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, यूनियन लिखते हो, इंटरसेक्शन लिखते हो। प्लस का मतलब क्या लिखते हो आप? और इनटू का मतलब क्या लिखते हो? एंड। इसी से ही समझ जाना चाहिए आपको कि एडिटिव मॉडल कब यूज़ करते हैं। जब चारों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, और तभी यूज़ करते हैं जब हम इंडिपेंडेंट वेज को काउंट करते हैं। परमुटेशन में तो और यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडिटिव मॉडल में जो फोर्सेस होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं होता है, वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बताइए नॉर्मली या यूजुअली कहें तो ऐसे फैक्टर्स नहीं होते, एक फैक्टर दूसरे को जरूर इफेक्ट करता है। इंटरडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो आप इधर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव में इंटरडिपेंडेंट। आप चाहें तो सिंपली डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, डिपेंडेंट फैक्टर्स। तो एडिटिव मॉडल यूज़ होता है जब हम इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को डील करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज़ होता है जब हम इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड फैक्टर्स को डील करते हैं। अब जो चार कंपोनेंट्स आपने यहाँ पर पढ़ते हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म मूवमेंट सेक्युलर ट्रेंड हो, दूसरा सीजनल ट्रेंड हो, साइक्लिक फोर्सेज हो या इरेगुलर फोर्सेज हो इन द प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। एक फैक्टर दूसरे को अफेक्ट करता है और दूसरा फैक्टर तीसरे को अफेक्ट करता है, तीसरा चौथे को और चौथा पहले को। इसका मतलब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कौन सा मॉडल प्रिफर्ड है या ज़्यादा यूजफुल है, मोस्ट कॉमनली फाउंड है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। यूजुअली, कॉमनली, जनरली, जो भी आप बोलें, मोस्टली यूज्ड मॉडल, ये मॉडल ही हम यूज़ करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। एडिटिव मॉडल बहुत रेयर है, मिलता नहीं है। मोस्टली हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज़ करते हैं। किस तरह से हम एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को लिख सकते हैं? जो हमारा ये Y स्टैंड्स फॉर टाइम सीरीज, ईयरली चेंज बोल सकते हो आप। YT एक टाइम सीरीज के लिए लिखा हुआ है, T स्टैंड्स फॉर टाइम, Y स्टैंड्स फॉर ईयर। तो टाइम सीरीज को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 कंपोनेंट्स। ध्यान रखिए, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, टाइम सीरीज को हम 4 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जो अभी अपनी बात हुई थी वो फोर्सेज में सबसे पहले आपने लिख दिया लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हम बुक में देखेंगे, T लिखा हुआ है, T स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म फैक्टर्स या ट्रेंड। देन कम्स प्लस, आप प्लस लगा दीजिए। S स्टैंड्स फॉर सीजनल, एंड देन C स्टैंड्स फॉर साइक्लिक, एंड देन I स्टैंड्स फॉर इरेगुलर और रैंडम। तो आपके चारों कंपोनेंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं एंड आपने प्लस किया है। इन चारों को इंडिपेंडेंट माना है, एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं, जो कि होता नहीं है। ये एडिटिव मॉडल है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, T इंटू S इंटू
C इंटू आई, एंड ये आपका ओवरऑल टाइम सीरीज में चेंज है। चारों फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है। पीछे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी मिलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के बारे में, एडिटिव मॉडल के बारे में, कितने मॉडल्स हैं टाइम सीरीज़ के, तो 2 मॉडल हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का भी मिलेगा। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपको टाइम सीरीज़ मॉडल्स के बारे में। कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है। इस टॉपिक के बाद में आपको 1 या 2 एग्जाम्पल मिलेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर के एंड के अंदर जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए।